हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th के फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का। तो क्लास को शुरू करने के पहले, चूंकि हमारी पहली क्लास है, तो कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है, आपका भी शायद ये ऑनलाइन फर्स्ट क्लास होगा। जिन भी बच्चों को मैं जानता हूं, शायद मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट क्लास ही होगा ये ऑनलाइन का। और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पहले से यूज टू हैं उनका तो मोस्ट वेलकम है। और जो पहली बार आए हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक कॉपी और एक पेन अपने पास लेके बैठना है जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जब आपको नोट्स दिया जाएगा, जब आपको होमवर्क दिया जाएगा, जब आपको कोई काम दिया जाएगा, आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है और वहां पे वो चीज नोट डाउन करनी है। अदरवाइज चीजें छूट जाएंगी, मजा नहीं आएगा। और साथ के साथ जिस दिन मेरी क्लास हो, जब हो, आप लगातार डेली रूटीन में क्लास करिए। और इसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको पता लग जाएगा कि अगली क्लास कब है, टाइमिंग क्या है, कैसे है, हर चीज। तो क्लास छूटेगी नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ चलेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आपने क्लास को मिस कर दिया, आप पीछे पीछे आएंगे तो फिर कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और आप और बच्चों से पीछे रह जाएंगे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और मेरी नीड है, कह सकते हो, कि जैसे आप सभी को पता है कि भाई कभी भी आप कोई भी ट्यूशन करने जाते हो, कोचिंग करने जाते हो, बहुत अच्छा खासा आपको पैसा देना पड़ता है और फिर आपको मटेरियल भी उस लेवल का नहीं मिल पाता है। मैं तमाम चीजों से अवगत हूं, जो कहना है मैं साफ कहता हूं। ऑनलाइन आपसे कह रहा हूं, कोई मुझे डर नहीं है इस बात का, पर यह सच है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं पेमेंट, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं पढ़ाने का। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम जो भी बच्चे मुझसे जुड़े वो मेहनत से पढ़ें। वाकई में मेरी मेहनत का थोड़ा सा अच्छा परिणाम तब आएगा जब 2, 4, 10, 20 कोई भी 10, 15, 20 बच्चा जो भी होगा, कम से कम वो पढ़ लिख के कुछ बने। अगर पढ़ लिख के कुछ कर पाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ चलो मेरी मेहनत कामयाब होगी। क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, तो एटलीस्ट नहीं कुछ है घर में तो फोन तो एंड्रॉइड लगभग सभी के पास है और रिचार्ज भी लोग करवा के रखते ही हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 11th में आ गए हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी होगी, तो आप कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई में आपके बाधा नहीं आएगी। जरूरत नहीं है आप 500-600 कोचिंग में और यहाँ वहां। अभी फिलहाल वैसे भी कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको पूरे साल और बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, कितने बच्चे हैं क्लास में। अगर बच्चे ठीक ठाक आने लग जाएंगे, मतलब ढेर सारी भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे लोग जुटेंगे और बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और पढ़ने वाले बच्चे ही जुटेंगे। मैक्सिमम जिनको पढ़ना है वही बच्चे इस चैनल पे अगर हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का जो होता है कि हाँ सर हमको ये नहीं आ रहा, हमें ये करना है, वो करना है। अगर ये सारी चीजें हैं और माहौल ठीक ठाक रहा तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज अभी मैं जो शुरू करूंगा उसको तो मैं पक्का खत्म करूंगा। अब चाहे 2 लोग पढ़े चाहे 4 लोग पढ़े, बाकी डिपेंड करता है आगे का कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा आपका बिहेवियर रहता है। और आप कोशिश करिए मैक्सिमम लोगों में इसको शेयर भी करिए ताकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितनी ज्यादा भीड़ होगी, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है। और मैं इंटरेस्ट की वजह से पढ़ा भी रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे इसका कोई विशेष फायदा तो है नहीं कि मुझे आप पेमेंट करोगे या फिर कोई एहसान किया है किसी ने। ठीक है। तो आपका जो भी मैटर है, जो भी आप सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका वहां पे होगा, जिनका भी चैनल होगा यूट्यूब पे वो धड़ा कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिए। चलिए, पहली क्लास है हमारी, बिल्कुल पहली क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बताना चाहूंगा। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं भौतिक विज्ञान का आपको सिलेबस बताऊंगा। ठीक है। सिलेबस की बात करेंगे, वो भी न्यू सिलेबस की। ठीक है। अभी फिलहाल हम पढ़ने क्या वाले हैं भाई, सभी लोगों को पता है क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स या फिर आप कह सकते हो हिंदी में भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। और ये भी आप सभी को पता है कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आप सभी को पता है ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं? तैयार होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं आपके सिलेबस से। ठीक है। आपका सिलेबस, क्योंकि अगर आप चीजों के बारे में जानोगे नहीं कि आपका सिलेबस क्या है तो आप कैसे कैसे शुरुआत करोगे। पहले आपको कोई भी काम करने के पहले उस काम के बारे में एक ब्रीफ आइडिया तो होना ही चाहिए कि हाँ मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है।
तो जो भी लोग ब्लाइंड है, बिल्कुल अभी अंधेरे में है कि उनको कुछ नहीं पता है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है पर फिजिक्स ले लिया है और बायोलॉजी ले लिया है और केमिस्ट्री ले लिया है और मैथ ले लिया है, पर उसके बारे में पता कुछ नहीं है, बस ले लिया है। तो ऐसे नहीं होता बेटा, आपको मेहनत करना पड़ता है, चीजों के बारे में सोचना और समझना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल ये फर्स्ट लेक्चर है किसका है, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं सिलेबस। और सिलेबस में भी बच्चों आप सभी को पता है कि कोविड की वजह से यानी कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ एक सिलेबस हमारा क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, जो हमें नहीं पढ़ना है। तो ठीक है ना, जब हमें नहीं पढ़ना है तो उसको अभी दरकिनार करते हैं, लेकिन जब बाद में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए या फिर और भी मतलब अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हमें वो चीज की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो करेंगे लास्ट में। पहले उस चीजों को हम भी हटा देंगे अपने सिलेबस से, हम उसको भी कवर करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से वो सिलेबस में नहीं है तो वो चीज पढ़ के क्या फायदा, पहले वो पढ़ो जो सिलेबस में है। फिर जब तुम तैयार हो जाओगे कि सब कुछ तुम्हें आता है, चलो सिलेबस का कंप्लीट हो गया, अभी भी टाइम बच रहा है, तो फिर हम आउट ऑफ सिलेबस वाली भी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो पहले सिलेबस, चलिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है आपका सिलेबस। आप अपना सिलेबस देख सकते हैं क्या लिखा हुआ वहां पे। मेरे पास भी सिलेबस है इसलिए मैं फोन लेके खड़ा हूं क्योंकि यहाँ पे सिलेबस है। वहां आपकी स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए और वहां से आप सिलेबस देखिए, मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से पहले चीजों को समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, विषय भौतिक विज्ञान, ओके, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, कक्षा 11। अब ऊपर ये भी लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में जो भी है आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, ये भी लिखा हुआ है उसमें। अब क्या क्या रिड्यूस हुआ है वो देखो। अब इसमें जो है तुम्हारा जो इकाई 1 है भौतिक जगत तथा मापन, यूनिट 1 की बात अगर करें, यूनिट 1 ये है आपका भौतिक जगत तथा मापन। इसमें से भौतिक कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच ये नहीं पढ़ना है आपको, भौतिक नियमों की प्रकृति नहीं पढ़ना है आपको, भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। इकाई 2 की बात करते हैं, यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या है भाई, शुद्ध गतिकी है, शुद्ध गतिकी है। इसमें आपको निर्देश फ्रेम यानी कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम और सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, चाल तथा वेग ये आपको नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस से निकाल दिया गया, 30% रिड्यूस जो किया गया सिलेबस, जो हटाया गया उसमें से इसको निकाल दिया गया। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, क्योंकि यूपी बोर्ड का भी पूरा सिलेबस अब कैसा हो गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस है और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद यूनिट 3 है, यूनिट 3 इसमें से गति के नियम है आपके पास, गति के नियम। उसमें बल की सहजानुभूति संकल्पना, जड़त्व, न्यूटन के गति का पहला नियम, संवेग और न्यूटन का गति का दूसरा नियम, आवेग और न्यूटन के गति का तृतीय नियम, यह हटा दिया गया है, यह आपको नहीं पढ़ना है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। फिर ऐसे ही आप देख रहे हो इकाई 5 में, इकाई 6 में कुछ एक चीजें निकाल दी गई हैं। और खंड ऊपर लिखा हुआ है ना, खंड क, तो वो आपके 11th में 2 चीजें हैं, 2 बुक्स आपको मिलेंगी। एक होगा जिसमें खंड क जिसमें कि 5-6 यूनिट्स होंगे और एक होगा खंड ख जिसमें 2-3 यूनिट अलग से होंगे। तो 2 अलग अलग किताब, अदरवाइज हो सकता है अगर एक ही किताब आएगी, अब तो मार्केट में आप जाके देखना, अगर एक ही आएगी तो उसमें खंड क अलग होगा, खंड ख अलग होगा। खंड क में अलग चैप्टर्स हैं कुछ 5-6 और खंड ख में अलग है। अभी उस पर भी आएंगे, देखेंगे हम इसमें क्या है। यानी खंड क में से, और गुरुत्वाकर्षण में दिखेगा इकाई 6 में गुरुत्वाकर्षण, ग्रहीय गति के केपलर का नियम यानी कि केपलर्स लॉ आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है आपके पास गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। खंड ख की बात कर लेते हैं। इसमें स्थूल द्रव्य के गुण इकाई 1 है। इसमें कुछ एक चीजें यहाँ पे दी हुई हैं जो कि नाम भी आपने नहीं सुना होगा क्योंकि हाई स्कूल में ये सब था नहीं, जो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं स्क्रीन से। ठीक है, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, उष्मा, ताप, उष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन, ये सब है। ये सब आपने सुना नहीं होगा पर ये आपके सिलेबस में पहले था। अभी फिलहाल 30% रिडक्शन में इसको हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है। किसमें, इकाई 1 में। और इकाई 2 खंड ख की बात कर रहे हैं। इकाई 2 है जो उष्मा गतिकी यानी कि उसमें उष्मा इंजन जो है रेफ्रिजरेटर्स, वो आपको नहीं पढ़ना है। रेफ्रिजरेटर्स निकल गया सिलेबस से आपके। दोलक तथा तरंगे, तो मूल विद्या तथा क्या है, गुण वृत्तियां यानी कि फंडामेंटल मॉडल एंड हार्मोनिक्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। और डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव लास्ट में लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे, डॉपलर इफेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। प्रयोगात्मक कार्य आप देख लीजिएगा। एक और बात, जिन भी बच्चों को ये सिलेबस चाहिए, अगर वो नेट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल बालेंदु प्रताप सिंह, मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है, आप सर्च करना BALENDU PRATAPSINGH बालेंदु प्रताप सिंह, और उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा 9th to 12th ऑनलाइन 12th क्लास ऑनलाइन स्टडी।
ठीक है, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप बालेंदु प्रताप सिंह टेलीग्राम पे सर्च करो, बालेंदु प्रताप सिंह, बालेंदु प्रताप सिंह सर्च करोगे, वहां पे फटाफट से एक ही चैनल होगा जिसमें अभी ज्यादा लोग नहीं है ना, 32-33 लोग होंगे आई थिंक। तो आप क्या करना, वहां पे आकर के ज्वाइन कर लेना। नीचे जब उस चैनल पे क्लिक करोगे तो नीचे लिखा आएगा बड़ा बड़ा JOIN, ज्वाइन कर लो उस चैनल में। वहां पे आपको ये सिलेबस मैं PDF फॉर्म में डाल दूंगा, आप क्या करना उसको डाउनलोड कर लेना, घर पे आराम से पढ़ते रहना। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, प्रयोगात्मक कार्य आप देख लेना। अब चलो देखो, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, भौतिक विज्ञान कक्षा 11, इसमें 70 अंक। अब 70 अंक में देखो कैसे क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से डिवाइड है। तो भौतिक जगत तथा मापन से 2 अंक का सवाल है, शुद्ध गतिकी से 6 अंक का है, गति के नियम से 7 अंक का है, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति से 7 अंक का है, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति से 7 अंक का है, गुरुत्वाकर्षण 6 अंक का है। टोटल आप जोड़ोगे 6 2 8 7 15 7 22 7 29 29 और 6 35 नंबर का यहां से हो जाता है खंड क से। और ऐसे ही नीचे अभी खंड ख में जाएंगे तो 35 अंक का वहां से आपसे पूछा जाएगा। टोटल आपके 70 नंबर का पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी वहां पे भी चलेंगे। अभी फिलहाल अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें हैं। तो अब देखो इसमें इकाई 1 जो नीचे लिखा हुआ है भौतिक जगत तथा मापन, भौतिक जगत तथा मापन। अभी फिलहाल इकाई 1 की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा चीजों को देखो, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी लोग वीडियो पे लाइव हैं अभी फिलहाल फटाफट से वहां पे नीचे डाल दो कि सर आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कमेंट कर सकते हैं आप भाई, अगर आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया होगा तो कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स, कमेंट पे आप क्लिक करेंगे ना, वहां पे आपका नाम लिख के आ जाएगा और लिखा है क्रिएट चैनल, तो क्रिएट चैनल ओके कर देना और फटाफट से कमेंट कर सकते हो मुझे कि हाँ सर समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया सिलेबस। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब जो यहाँ पे नंबर का डिवीजन कर दिया गया उसके नीचे लिखा हुआ ना इकाई 1 भौतिक जगत तथा मापन, भौतिक जगत तथा मापन। तो इकाई 1 की बात करें अब यूनिट 1 की, ठीक है, यूनिट 1 की। तो भौतिक जगत तथा मापन में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है, क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले तो है मापन की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, ये आपको कक्षा 9 में पढ़ाया मैंने कि मापन की आवश्यकता क्यों है, मापन की आवश्यकता क्यों है, कक्षा 9 में पढ़ाया। किसको, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उसको मैंने, जितने भी लोगों ने पढ़ाया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या फिर कक्षा 9 का अगर आपके पास नोट्स हो तो निकालिए और देखिए आप वहां पे, ये आपको कक्षा 9 में मैंने पढ़ाया है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो यानी कि हमने मापन की जो आवश्यकता है वो पढ़ लिया है, मापन की आवश्यकता पढ़ लिया है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, माप के मात्रक प्रणालियां, मात्रक प्रणालियां। अच्छा, मात्रक यानी कि यूनिट, जैसे कि हमने आपको बताया था मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, है ना, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सब मैंने बहुत सारे मात्रक आपको पढ़ाए थे, वो मात्रक यहां भी पढ़ने। फिर लिखा हुआ है SI मात्रक, SI यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक है ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कक्षा 9 में ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे मुझसे पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, दोबारा पढ़ाऊंगा। वहां कक्षा 9 में जो पढ़ा है हमने वहां से ज्यादा यहां पढ़ना है। कक्षा 9 में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वहां से ज्यादा यहां पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी चीजें वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो 9 में है वही 11 में भी है, लेकिन वो जैसे मान लो अगर वहां पे आपने 4 हेडिंग 5 हेडिंग या फिर थोड़ी चीजें, इतनी चीजें आप जानते थे कक्षा 9 में, अगर आपने इतना पढ़ लिया है किसका, नीड ऑफ मेजरमेंट का, तो थोड़ा सा बढ़ के आपको 11 में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ये वाला सिलेबस बढ़ेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं SI सिस्टम की जितनी जानकारी हमने ली है कक्षा 9 में, अब 11 में आएंगे तो थोड़ा सा ये पोर्शन आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ भी नया नहीं है, नया होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते रहिए स्क्रीन पे आपके चल रहा है, वहां पे मेरे पास यहाँ पे है लिखा हुआ है कि हाँ लंबाई, फिर है द्रव्यमान तथा समय मापन, फिर है यथार्थता की सीमा, यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। ये सारे कक्षा 9 में नहीं पढ़ाया होगा मैंने, ये देखो नया आ गया। फिर क्या है, माप में त्रुटि, ये भी हमने नहीं पढ़ाया। सार्थक अंक आपको मैंने जरूर पढ़ाया, आप देखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, भौतिक राशियों की विमाएं, बिल्कुल नया है। विमाएं कहता है, भौतिक राशियों की विमाएं, ये विमाएं वाला जो चैप्टर है, भौतिक राशियों की जो विमा की बात करते हैं, ये बिल्कुल न्यू है, ये नया है, यही नया है इकाई 1 में, यही नया है भौतिक राशियों की विमाएं। ठीक है, विमाएं या फिर विमाओं को इंग्लिश में डायमेंशन कहा जाता है। डायमेंशन, वहां पे नहीं लिखा है कि मैं बता रहा हूं, विमाएं डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन ये बिल्कुल न्यू है, कहां पे, यूनिट 1 में।
ठीक है, यूनिट 1 में बिल्कुल न्यू है, तो ये हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर विमीय विश्लेषण तथा इसके अनुप्रयोग, तो विमीय विश्लेषण वही वीमा और विमीय विश्लेषण ये हमें अलग से पढ़ना बिल्कुल नया है क्लास 11th में यूनिट फर्स्ट में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट फर्स्ट में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको पता लग गई होगी। अब चलते हैं इकाई 2 की तरफ। ये फिलहाल नया है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिट 1 के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते हो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? शुद्ध गतिकी। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध गतिकी लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा ध्यान से कि गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन की आरंभिक संकल्पनाएं बिल्कुल नया है आपके लिए, मैं पढ़ाऊंगा। एक समान तथा असमान गति, माध्य चाल तथा तात्क्षणिक वेग, ये मैंने कक्षा 9 में पढ़ाया है, 9th में मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन 9th में एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने इन चीजों का, केवल इंट्रो दिया है मैंने इन चीजों का। ये जो मैंने नाम लिया, क्या क्या नाम लिया मैंने? कि एक समान तथा असमान गति, माध्य चाल तथा तात्क्षणिक वेग, है ना, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये कक्षा 9 में। लेकिन कक्षा 9 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक चीजें आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन 11th में इसको थोड़ा सा हमें ले जाना पड़ेगा ब्रॉड में, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ी हुई चीजें और वो बेसिक से चीजें वो हम लेके आएंगे जब हम पढ़ेंगे। पर 9 का अगर आपके पास नोट्स तो प्लीज आप एक बार रिवाइज करना, बहुत काम का है वो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। इकाई 2 आप वहां पे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे तो है ही। इसके बाद है एक समान त्वरित गति, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया है कक्षा 9 में, लेकिन बस इंट्रोडक्शन हुआ था, डिटेल में डीप में हम नहीं गए थे, यहां जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है? गति है, वेग समय, अच्छा हो गया ये, वेग समय, स्थिति समय, ग्राफ है। ग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ा कक्षा 9 में, लेकिन 11 में पढ़ना है, कंपलसरी है, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सभी को आना चाहिए। बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आपको सफलता नहीं मिलेगी, फिजिक्स में आपको सीखना ही पड़ेगा। फिर क्या है? एक समान त्वरित गति के लिए संबंध, ये भी नया है, पढ़ाएंगे। और इसके बाद देखिएगा अदिश और सदिश राशियां क्या होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कक्षा 9 में बताया, लेकिन ये बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 की, अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 की, एक सेकंड का टाइम दीजिए, तब तक आप बताइए आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कितने लोग हैं क्लास में? फटाफट से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करिए और बताइए आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। मतलब अभी आपको पहला क्लास है, सिलेबस तो जानोगे ना, आपको पता ही नहीं होगा भाई आप किसी पे हमला करने जा रहे हो, आपको आक्रमण करना है। सपोज दैट अगर इंडिया चाइना वार होता है और चाइना पे हमें हमला करना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चाइना की ज्योग्राफी, हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी कि नहीं पता करनी पड़ेगी? कौन सा हथियार है, कहाँ पे उसका क्या है, कौन क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ पे वो वीक है, कहाँ पे स्ट्रांग है, तभी तो लड़ोगे। अगर वैसे ही जाके लड़ जाओगे तो फिर तो मारे जाओगे। तो ऐसे ही तुमने मुंह उठाया, किताब उठाई और ट्यूशन मास्टर ने शुरू किया और तुमने पढ़ाना शुरू कर दिया, चलो यार जैसे तैसे चल रहा है, ऐसे नहीं चलना है बेटा। पहले आपको पूरा एक सिलेबस का ब्रीफ आइडिया लेना है, पूरी चीजों को ढंग से जानना है कि हाँ भाई क्या है सिलेबस में, हमें लड़ना किससे है, हमें पढ़ना क्या है। जब हम ये जान लेंगे तब हम एक अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हाँ अब हमें कैसे आगे बढ़ना है, और फिर देखो मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होने वाला। देखो गर्मी बहुत है, फैन में चला नहीं सकता हूँ, वीडियो खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आवाज आने लगती है, माइक नहीं मेरे पास। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि भाई आप मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब कराओ चैनल पे, क्योंकि जितने ढेर सारे लोग होंगे कंपटीशन उतना हाई होगा, पढ़ने में उतना मजा आएगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार बांटने से बढ़ता है, तो बांटो, दबा के बांटो, ठीक है। फटाफट से जितने भी आपके अच्छे मित्र हों उनको बुलाइए आप कि चलो भाई नई नई क्लास शुरू हुई है, अभी आपका पहला लेक्चर हुआ है, और उसको फटाफट से बोलो कि आके सब्सक्राइब करो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, तभी मजा आने वाला है। चलिए आगे की बात कर ही लेते हैं। आगे हमारे पास क्या था, हाँ अब मैंने क्या कहा कि आपको सदिश और अदिश राशि मैंने थोड़ा सा पढ़ाया तो था, लेकिन वो बस इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे बिल्कुल नया होगा, यहाँ पे बिल्कुल नया होगा सदिश और अदिश राशि। फिर क्या है, स्थिति एवं विस्थापन सदिश, सदिश तथा संकेतन पद्धति, सदिश की समानता, सदिशों का वास्तविक संख्याओं से गुणन, सदिशों का जोड़ घटाना और अपेक्षित वेग, फिर एकांक सदिश, किसी तरह में तमाम चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे आओ, वहां पे पूरा सिलेबस दे दूंगा, आराम से पढ़ना। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यूनिट 2 है इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं, और खास करके ये अदिश तथा सदिश राशियां जो है, अदिश तथा सदिश राशियां, ये जो वहां पे दिया हुआ है सिलेबस में, ये बिल्कुल ही नए तरीके से एकदम न्यू है हमारे लिए, नई चीज है, और इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में हमें पढ़ना भी है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ये पूरा का पूरा नया है और पूरा का पूरा हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे नई स्लाइड है आपके पास, नई स्लाइड है, वहां पे दिखेगा गति के नियम। यूनिट 3 क्या है? गति के नियम। अब इसमें भी देखना रेखीय संवेग संरक्षण नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अब संवेग संरक्षण मैंने पढ़ाया कक्षा 9 में, अगर आपको याद हो, लेकिन हाँ चलो वहां पे इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे डिटेल में जाना है, पर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं भाई कि हाँ, अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जो पहली बार इस क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो नए हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आपने बहुत ही अपना मतलब एक अच्छा खासा टाइम बेकार कर दिया, मतलब अच्छे संगत में ना रहने की वजह से, अच्छे जगह पे ना पढ़ने की वजह से। तो प्लीज अब से समझ जाओ और चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। ये विज्ञान है बेटा, इतिहास भूगोल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन भी बच्चों ने ऐसे ही मतलब किसी के कहने पे सब्जेक्ट चुन लिया है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपके बस का नहीं है, आप प्लीज कोई और सब्जेक्ट चुन लो। कारण ये है कि ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, डिफिकल्टीज यहाँ पे हैं, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, पर अगर आप मेहनत करते हो मैं आपके साथ हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप देख लो आपके बस का नहीं है, प्लीज आप अपने सब्जेक्ट वगैरह चेंज करा लो। क्यों? क्योंकि ये चीजें एक लेवल की, पास होना मुश्किल नहीं है। पास होने का क्या है यार, पास तो कोई भी हो जाता है, और बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं और पिछले साल भी हुए थे। तो ये चीजें आपके साथ ना हो जाए। देखिए कंपटीशन बहुत ऊपर पहुंच चुका है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम से लग जाओ जी जान से, ठीक है? और कॉपी पेन उठा लो, हथियार उठा लो, अब नहीं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। चलिए, तो हाँ, इसमें क्या है कि यूनिट 3 की अगर बात करें गति के नियम में, तो रेखीय संवेग स्टूडेंट्स में क्या कर रहा था, कक्षा 9 में इंट्रोडक्शन दिया था कि एक बॉडी है, इसका मास m1 है, एक छोटी बॉडी है m2 है, ये u2 से जाती है, ये u1 से जाती है, फिर इन दोनों में कुछ समय बाद टक्कर हो जाती है, मतलब ये बड़े वाले में और छोटे वाले में टक्कर हो जाती है, फिर इसका वेग अलग हो जाता है, इसका अलग हो जाता है। तो संवेग संरक्षण मैंने पढ़ाया था m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। जिन भी बच्चों ने कक्षा 9 में मुझसे ये पढ़ा लिखो सर हाँ पढ़ाया, हाँ पढ़ा, हाँ पढ़ा, कमेंट में डालो फटाफट से डालो कि हाँ पढ़ाया गया, हाँ पढ़ाया गया। मैंने पढ़ाया आपको सभी को, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे बहुत ब्रॉड लेवल है, बहुत उच्च स्तर पे हमें पढ़ना है, वो बहुत ही, बस समझ लो कि इंट्रोडक्शन था, एक परिचय बताया मैंने। जैसे मैंने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम बालेंदु प्रताप सिंह है, और बाकी चीज आपको नहीं बताया कि बालेंदु प्रताप सिंह के पास क्वालिफिकेशन क्या है, घर परिवार कैसा है, क्या है उनके पास, क्या क्या पढ़ा है उन्होंने, उनके पास नॉलेज कितनी है, ये सारी चीज जो डीप में आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। ऐसे ही बस ये एक तरह से नाम आपको एक इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया कि क्या होता है रेखीय संवेग, पर जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में, ठीक है? ओके, चलिए आगे और भी डिस्कशन जारी रखते हैं, अभी फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, कहां पे था मैं? ओके, रेखीय संवेग संरक्षण नियम तथा इसके अनुप्रयोग पे, ठीक है? ये हमने जानते हैं, हमने पढ़ा थोड़ा सा, पर डिटेल में यहां पढ़ेंगे। इकाई 3 बहुत ही अच्छी यूनिट है भाई, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें। आगे हमारे पास संगामी बलों का संतुलन, अच्छा नया है। स्थैतिक तथा गतिक जो घर्षण के नियम नया है। लोटरी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन नया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा, ये नया है, ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। इकाई 4 जैसे कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, ये भी कक्षा 9 में इंट्रोडक्शन था, पर ग्रामीण में बहुत ही डीप में, बहुत डिटेल में पढ़ना है, आप देख लीजिएगा। इकाई 4, इकाई 5 आप देख रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने ऊपर ही मैंने डिस्कस कर दिया था कि भाई कौन कितने नंबर का है, देख लो। इकाई 3 7 नंबर, इकाई 4 7 नंबर, इकाई 5 से 7 नंबर के सवाल आएंगे, आप देख सकते हैं। इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण, इससे भी 6 अंक के सवाल हैं। यहाँ पे आपका खंड क खत्म होता है। खंड ख की बात कर लेते हैं। खंड ख में है स्थूल द्रव्य के गुण, और सेकेंड यूनिट है उष्मागतिकी, थर्ड यूनिट है आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, और फोर्थ यूनिट है दोलन तथा तरंगे। अब देख लो स्थूल द्रव्य के गुण, ये 10 नंबर में आता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितने मार्क्स में आता है? 10 नंबर में पूरी यूनिट। उष्मागतिकी 9 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। आदर्श गैस तथा व्यवहार और गैसों का अणुगति सिद्धांत, इससे खंड ख का जो थर्ड यूनिट है, आप देखो स्क्रीन पे, इससे आपके 6 नंबर के सवाल आ रहे हैं, और दोलन तथा तरंगे से इससे आपके 10 नंबर के सवाल आ रहे हैं, मतलब 10 अंक के क्वेश्चंस आएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपने देखा। और इसमें सिलेबस में क्या क्या है वो भी आप देख सकते हो। उसके जस्ट नीचे आप देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे में लिखा हुआ है इकाई 1 स्थूल द्रव्य के गुण, उसमें क्या क्या पढ़ना है सब दिया हुआ है। इकाई 2 में उष्मागतिकी, उसमें क्या क्या पढ़ना है सब कुछ नया है आपके लिए, कक्षा 9 में नहीं था। मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे आप इकाई 1, इसका इकाई 1 देखो, स्थूल द्रव्य के गुण को देखो, इसमें क्या कह रहा है? प्रतिबल विकृति संबंध, या फिर हुक का नियम, हुक्स लॉ, यंग गुणांक, यंग्स कोफिशिएंट, यंग्स मॉड्यूलस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे नई है, जो आपने सुना भी नहीं है, और उसको एकदम शुरू से शुरू करना है। और उसके बारे में चूंकि बेसिक तो रहेगा और बहुत डिटेल में भी रहेगा, क्योंकि आप 11th में आ गए, तो ये सब पढ़ना है। इकाई 2 में देख लो उष्मागति, इकाई 3 आदर्श गैस तथा व्यवहार,
आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का आणविक सिद्धांत और इकाई 4 दोलन तथा तरंगे, दोलन तथा तरंगे। ठीक है, ये आपके पूरे सिलेबस की बात हो गई। सिलेबस में और क्या क्या है आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, मैंने जो पढ़ाया था पहले या फिर जो हम पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में या डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, और जो हमारे लिए नया है मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया कि भाई ये बिल्कुल नई चीजें हैं, नए सिरे से हमको शुरू करना है और इसको डिटेल में ले जाना है। ठीक है, 9 में तो समझ लो बहुत बेसिक था, यहाँ पे बहुत डीप में, बहुत डिटेल में, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल है, बहुत ही मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही शांत दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये विषय चुना है प्लीज तैयार हो जाइए आप पढ़ने के लिए, अदरवाइज आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, आपको बुरा लग सकता है। तो आप बताइए आपको सिलेबस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप किससे लड़ने जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान में क्या है, सिलेबस क्या है, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस जो रिड्यूस हो गया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नीचे लिख दो सर सब क्लियर हो गया, सर सब क्लियर हो गया। कमेंट में डाल दो फटाफट से सभी लोग, जितने भी लोग अभी लाइव हैं हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं मेरे साथ, वो फटाफट से डाल दो कि सर समझ में आ गया, सिलेबस क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरे सिलेबस की बात, सब कुछ हमने जान लिया। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि जो यूनिट 1 है भौतिक जगत तथा मापन, यूनिट 1 भौतिक जगत तथा मापन, वो कक्षा 9 में मैक्सिमम चीजें पढ़ चुके हैं। डायमेंशन नया है वो हम पढ़ेंगे। इकाई 2 में थोड़ी बहुत चीजें शुरू की हमने पढ़ी है, बात की बिल्कुल नई है, बिल्कुल ही नई है। कहां से? अदिश तथा सदिश राशियां। ये अदिश तथा यहां से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे बिल्कुल नया होगा हमारे लिए, तो ये हम पढ़ेंगे अभी अलग से। ठीक है, और जैसा कि यूनिट 3 आपके पास गति के नियम थे, इसमें संवेग वगैरह हमने पढ़ा था, संतुलित बल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बाकी चीजें नहीं है। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति में, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति में थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन, कार्य क्या होता है ये सब थोड़ा बहुत देखा होगा हमने 9वीं में या 10वीं में, लेकिन बाकी चीजें नहीं है। ऋण पिंड तथा कणों के निकाय की गति ये नया है, बिल्कुल नया। जड़त्व, घूर्ण और दुनिया भर का एकदम नया है। गुरुत्वाकर्षण 9 में हमने पढ़ा है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, लेकिन यहाँ पे केपलर्स लॉ और थोड़ा बड़ा बड़ा चीज आएगा, ये हम नए सिरे से पढ़ेंगे। और बाकी स्थूल द्रव्य के गुण ये तो प्रॉपर नया है। खंड ख की बात कर लें अगर, उष्मागतिकी बहुत ही नया है, एकदम बेसिक से और डिटेल में जाना है हमें, बिल्कुल न्यू चैप्टर है। आदर्श गैस तथा व्यवहार ये सब भी हमारे लिए नया है, ये हमने नहीं पढ़ा है। पीबी बराबर एनआरटी और ऐसे दुनिया भर के बहुत सारी ऐसे रिलेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो वाकई में बड़ा मजा आने वाला है, और विज्ञान में बहुत कुछ है, खास करके इस फिजिक्स में, और बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप ढेर सारे, कम से कम मुझे लगता है मिनिमम 50 लोग तो लाइव क्लास में होने चाहिए। अगर 50 लोग होते हैं तो फिर पढ़ने में अलग ही मजा आता है। ठीक है, और खास करके वो बच्चे अगर कंपटीशन वाले हो, पढ़ने में ध्यान लगा रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो, और मुझसे आप जुड़े रहिए। जो भी लोग, जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एटलीस्ट टेलीग्राम पे तो आके जुड़ ही जाओ। ठीक है, वहां पे सारी इन्फो, और ये सिलेबस मैं पूरा वहां पे डाल रहा हूँ, वहां से आप उठा के देख लेना। ठीक है, क्या निकल गया क्या रह गया सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे एक बार और आप देख लेना। और लास्ट में था दोलन तथा तरंगे, ये भी बिल्कुल आपके पास नया है। इसके बारे में जैसे SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं उसको, ये सब बिल्कुल नया है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये सब शुरू करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। अब फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बता देता हूं। अभी के लिए बच्चों, अभी के लिए, तत्काल के लिए हम शुरू करने वाले हैं आपका यूनिट 2। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूनिट 2। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? यूनिट 2। मैं यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यूनिट फर्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको पता है, थोड़ा बहुत नई चीजें हैं, थोड़ी बहुत नई चीजें हैं, लेकिन मतलब मेरी पहली क्लास है और फिर बहुत दिनों बाद पढ़ना आपने शुरू किया है, और कहीं ना कहीं फिजिक्स में, तो मैं ये चाह रहा हूं कि फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ें, थोड़ा सा नया करें। अगर मैं वही 9th वाली चीज दोबारा यूनिट 1 का उठा के रिवाइज कराऊंगा, आपको मजा नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, नई चीज पे आऊंगा, बाद में आपको मजा भी आएगा, नई चीजें वहां पे पढ़नी है, लेकिन वो करेंगे कभी बाद में, कम टाइम होगा, फटाफट से रिविजन मारेंगे और नई चीज को पढ़ के खत्म कर लेंगे। लेकिन जो ये है ये बिल्कुल नया है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और ये एकदम से नए सिरे से चलेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। ग्राफ मतलब फिगर से बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, फिगर से चित्र बना बना के बहुत कुछ पढ़ना है। तो पेन और पेपर के साथ आप बैठिएगा मेरे साथ। ठीक है, जब मैं बोलूंगा लिखो तभी लिखना, अदरवाइज अभी लेक्चर को देखो। कमेंट वगैरह अगर आप लाइव हैं हमारे साथ तो कर सकते हैं, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्मूथली आप वीडियो को देखो। जहां पे नोट्स है पॉज करो, नोट्स लिखो, और जहां पे जैसे मतलब जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे आप क्लास को अटेंड करते जाओ। ठीक है, अच्छा अब मैं यूनिट 2 क्यों शुरू कर रहा हूं? क्योंकि यूनिट 2 में जो सदिश और अदिश राशि है, इसके अलावा ये जैसे ही पढ़ने के बाद एक चीज हम अलग से पढ़ने वाले हैं, सदिश राशि यानी कि वेक्टर। वेक्टर, केवल वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, या फिर केवल वेक्टर की बात करें, केवल सदिश की बात करें, ये अपने आप में खुद एक चैप्टर। और ये पूरी यूनिट में, आपके यूनिट 2 में 60% इसी से कवर है, 30% कुछ और है वो भी देखेंगे। 60% पूरा का पूरा
वेक्टर से ही कवर हुआ है। 6 नंबर में से 4 नंबर वेक्टर से ही आने वाला है। यूनिट 2 में जो 6 अंक का था वहां से 4 नंबर इसी से आने वाला है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि मैं आपको बता देता हूं कि मैं पहले शुरू करूंगा यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है, सदिश और अदिश राशि है, वेक्टर का पूरा एक चैप्टर है, पूरी यूनिट है कह सकते हो, और कुछ एक और अलग और नई भी चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल 6 अंक का है और अंक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, नया है, इंटरेस्टिंग है, पहली बात मजा आएगा। दूसरी बात क्या है कि वेक्टर का प्रयोग तीसरे चैप्टर में भी होगा, तीसरे यूनिट में भी होगा, चौथे यूनिट में भी होगा, 5वें में भी, 6वें में भी, 7वें में भी, 8वें में भी, खंड क में भी, खंड ख में भी। फिजिक्स आप जब तक पढ़ोगे आपको हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप सोचो, वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर की जरूरत आपको कहीं ना कहीं हर बार पड़ेगी, हर एक समय पे। यूनिट 2 में भी जब बल पढ़ोगे तब भी वेक्टर का वहां पे जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ सकता है, क्योंकि बल एक खुद ही एक सदिश राशि है। संवेग पढ़ोगे तब भी आपको वेक्टर का जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ सकता है, क्यों, क्योंकि संवेग भी एक सदिश राशि है। जब आप बल आघूर्ण पढ़ोगे तब भी आपको वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक सदिश, मतलब जितनी भी सदिश राशियां हैं जब जब आप उनकी स्टडी करोगे आपको वेक्टर का जोड़ घटाना गुणा भाग करना ही पड़ेगा, यानी कि वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं मैक्सिमम चैप्टर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सदिश हैं, वेक्टर हैं। तो इसीलिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पूरी फिजिक्स में हर जगह जब भी हम कुछ पढ़ेंगे, हम बल पढ़ेंगे, F बराबर m इंटू ए पढ़ेंगे, F बराबर m इंटू ए पढ़ेंगे, पता चला ये सदिश राशि है तो हम कहेंगे वेक्टर F बराबर m इंटू वेक्टर ए। और पता लगा फिर हम दो वेक्टर्स, अगर दो तरह के बल लग रहे हैं, एक F1 है और एक F2 है, तो फिर पता लगा हमें F1 F2 का एडिशन करना पड़े, हो सकता है कभी घटाना पड़े, हो सकता है कभी एक बल का दूसरे बल में गुणा करना पड़े, डिपेंड्स ऑन कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्या चीज निकालने वाले हैं। तो ये अगर सदिश राशि है तो इसका गुणा तो वेक्टर के हिसाब से होगा ना, अगर इसका जोड़ करना है और ये सदिश राशि तो इसका जोड़ तो सदिश के वेक्टर के हिसाब से होगा ना। तो इसलिए वेक्टर की नॉलेज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना वेक्टर के हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे पहले क्या शुरू करने वाला हूं, वेक्टर। यूनिट कौन सा है, यूनिट 2 है, यूनिट 2 है। ठीक है, तो यूनिट 2 वेक्टर की शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और एक बार एक काम करो, सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं वो थोड़ा सा मेरे को बताएं कि आपको समझ में आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको मतलब मजा आ रहा है तो नीचे एक कमेंट करो फटाफट से कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, धड़ाधड़ कमेंट करो। और फिर इसके बाद मैं शुरू करता हूं यूनिट 2 भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का पहला क्लास। पहला टॉपिक जो मेरा होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर सदिश राशि। ठीक है, यूनिट कौन सा होगा, यूनिट 2। चलिए तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरुआत कर लिया जाए। यूनिट 2 पहला टॉपिक, पहला हेडिंग हमारे पास है सदिश तथा अदिश राशियां, यानी कि या फिर उल्टा में लिखा है अदिश तथा सदिश राशियां। अदिश को इंग्लिश में स्केलर कहा जाता है और सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है, इसीलिए इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश तथा सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश राशियां। अदिश राशियां अभी क्या लिखा है बोर्ड पे भूल जाओ, मेरी बातों को सुनो, पहले चीजों को समझो। अदिश राशियां, हिंदी वर्ड देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन करता है। अदिश, अदिश मींस जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, वही अदिश राशि है। यानी कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। अगर कभी आगे से मैंने परिमाण नहीं कह के मैग्नीट्यूड कहा तो आप समझ जाना मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वो भी यही समझ जाओ। 11th में आ गए, थोड़ी स्मार्ट बनो भाई। चीजों को लेक्चर क्यों अटेंड करते हैं लोग, ताकि चीजों को मतलब अब सारी चीजों को लिख लिख के करोगे तो फिर किताब से भी बड़ी किताब बना लोगे। तो नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बाकी चीजें आपको समझने की होती हैं और मतलब तुरंत की तुरंत उसको दिमाग में फिट करने के लिए होती है। लेक्चर को सुनना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, इस बात को समझ लो। जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने अपना वजन बताया, मैंने अपना वेट बताया। सपोज दैट मैंने कहा कि मेरा वेट 62 किलो है, 62 किलो। तो जो 62 आया ना, 62, वो परिमाण है, वही मैग्नीट्यूड है। 62 केजी का मतलब कि 62 जो आया वही क्या है, परिमाण है। और मेरा वजन बताने के लिए मुझे दिशा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा हाँ मेरा वजन 62 किलो है, आपको समझ में आएगा कि सर का वेट कितना है, 62 केजी है।
जबकि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा वेट 62 kg ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में है ना। ये तो नहीं कहते ना कि मेरा वजन दक्षिण दिशा में 20 किलो है। दिशा बताने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तो जब नीड नहीं है डायरेक्शन की तो अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है या फिर इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप चीनी लेने जाते हो, आप दुकानदार से क्या कहते हो, भैया 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। तो चीनी जैसे तुमने कहा 2 किलो, बस समझ में आ गया दुकानदार को, 2 kg नाप के दे देगा। उसको ये तो नहीं बोलोगे ना जाके भैया 2 किलो चीनी पूरब दिशा में देना, बहुत शुभ होता है ना। ऐसा नहीं कहते हैं ना, ऐसा नहीं कहते हैं। तो यानी कि वहां पे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वो अदिश राशि, और अदिश राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है वो आप सिंपल मैथमेटिक्स से कर सकते हो, सामान्य गणितीय विधि से कर सकते हो। जैसे 2 2 4 होता है, 5 5 10 होता है, 5 5 25 होता है। इन्हीं विधियों से उनका भी गणित, उनका भी अगर आप हल कर लोगे तो उनको भी अगर आप हल कर लोगे तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैंने ये कहा, क्यों कहा कि साधारण गणितीय विधि का उपयोग करके इनको हल कर सकते हो अदिश राशियों को। क्यों? क्योंकि इजी है, इसमें डायरेक्शन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल रूल का पालन करती है। जबकि सदिश राशियां वही पालन नहीं करती हैं, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करती हैं। सदिश राशियां उस चीज को फॉलो नहीं करती हैं। अभी आते हैं सदिश के, पहले अदिश को समझ लीजिए। तो अदिश में जैसे कि सपोज दैट मैंने कहा, एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि जैसे मैंने कहा घड़ी में 3 बजे, घड़ी में 3 बजे, तो 3 बजे हैं, तो आपको समझ में आ गया क्या ये फुल इंफॉर्मेशन है? हाँ, ये फुल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। घड़ी में 3 बजे, तो 3 बज गए, यानी कि 3 क्या है? 3 परिमाण है, 3 मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कोई संख्यात्मक मान होगा, कोई संख्यात्मक मान होगा, वही उसका परिमाण होगा, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि 3 बज गए, तो अच्छा 3 बजे में हमें ये तो नहीं कहना कि ना बेटा 3 जो है वो पूर्व दिशा में बच चुका है या 3 पश्चिम दिशा में बच चुका है। दिशा की तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। जब दिशा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, दिशा की जरूरत ही नहीं है, तो वो अदिश राशि है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे डेफिनेशन पे चलते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, अदिश राशियां या फिर स्केलर क्वांटिटीज। पूरा नोट्स आपको कॉपी पे लिखना है, इसलिए मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी कि 10 20 25 50 45 इन चीजों की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, विभव, ताप आदि। इन चीजों के लिए दिशा बताने की जरूरत आपको नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। समय जैसे मैंने बताया 3 बज गए, मैंने कहा दूरी, मैंने कहा यहां से कुछ भी बता दिया मैंने कहा यहां से गोरखपुर की दूरी 60 किलोमीटर है, यहां से गोरखपुर की दूरी 60 किलोमीटर है। तो दूरी बताने के लिए हमें, दूरी बताने के लिए दिशा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता लग गया कि हाँ 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। आयतन जैसे मैंने कहा, घनत्व कहा, आयतन इस कमरे का आयतन मैंने कह दिया कि सपोज दैट मैंने कह दिया कि 1000 स्क्वायर 1000 घन मीटर है, 1000 घन या 1000 घन फुट है। आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों चीजें। तो घन मीटर, घन सेंटीमीटर, कमरा है मैं मीटर में बता देता हूँ, घन मीटर में। तो इसमें कुछ भी हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है कि पूर्व दिशा में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो ये सारी चीजें अदिश राशियों में आती हैं। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये लिखा हुआ कि अदिश राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग सामान्य गणितीय विधि से किया जाता है। मतलब कि मैंने कहा मेरा वजन 65 किलो है और मेरे दोस्त का वजन 60 किलो है। अब बताओ दोनों का मिला के वजन कितना है। तो तुमने 65 और 60 जोड़ दिया, 125 आ गया। तुमने कहा सर 125 किलोग्राम हो जाएगा आप दोनों का मिला के। तो सिंपली आप सिंपल गणितीय विधि से इनको जोड़ घटा या गुणा या भाग इनका आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं सदिश राशि पे। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। अब चीजों को समझ लीजिए पहले। वेक्टर क्वांटिटीज 100 दिश, नाम खुद ही बता रहा है ना, 100 दिश यानी दिशा के साथ, दिशा के साथ। अब दिशा के साथ मतलब कि इसको थोड़ा सा समझते हैं। दिशा के साथ का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। यानी कि विद डायरेक्शन, अगर विद डायरेक्शन कोई चीज बताई जा रही है आपको तो आप कहोगे कि वो सदिश राशि है। और ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है बल। मैंने कहा सपोज दैट, मैंने कहा ये दीवार है, मैंने कहा इस दीवार पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इस दीवार पे 10 न्यूटन का बल यहां से इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दीवार को उधर धक्का दिया जा रहा होगा। अगर उधर से कोई इधर धक्का मार रहा होगा तो दीवार को इधर धक्का दिया जा रहा होगा। हो सकता है ऊपर से कोई 10 न्यूटन से पुश कर रहा हो सकता है नीचे से कोई 10 न्यूटन से उठा रहा हो। तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने कहा बेटा इस दीवार पे 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं मैं, तुम्हें क्लियर नहीं हुआ कि 10 न्यूटन कहां से लग रहा है, दीवार पे क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो परिमाण तो मिल गया 10, परिमाण मिल गया 10, लेकिन डायरेक्शन
नहीं मिला, गलत है, इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सदिश राशि है और बिना डायरेक्शन के ये पूरा भी नहीं होता, ये कंप्लीट भी नहीं होता। अगर मैंने कह दिया सपोज दैट कि मैं 10 न्यूटन ईस्ट में लगा रहा हूं, मान लो ये ईस्ट, ये पूरब दिशा है, मैंने कहा इस दीवार पे बेटा मैंने 10 न्यूटन पूरब दिशा में लगाया, तो तुम समझ जाओगे सर ने 10 न्यूटन इस पे लगाया और पूरब दिशा यानी कि इधर, यानी कि सर ऐसे इस दीवार को धक्का दे रहे होंगे। या मैंने कहा बेटा मैंने 10 न्यूटन पश्चिम दिशा में लगाया, तो आप समझ जाओगे कि दीवार के उस साइड से इधर कोई 10 न्यूटन लगा रहा होगा। मैंने कहा 10 न्यूटन अगर उत्तर दिशा में लगा, दक्षिण दिशा में, जैसे भी अगर मैंने कहा दक्षिण दिशा में लग रहा, अगर मेरा दक्षिण ये है मान लो, तो यानी कि इस दीवार को उधर से कोई इधर की ओर धक्का दे रहा होगा। ठीक है, तो 10 न्यूटन केवल बताने से काम नहीं चलने वाला था, आपको दिशा बतानी बहुत जरूरी थी कि 10 न्यूटन किधर लग रहा है। इसीलिए ये सदिश राशियां हैं और सदिश राशियों का जोड़ घटाना कुछ भी आप सिंपल मैथमेटिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्पेशल मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, विशेष गणित की, जिसको हम लोग वेक्टर गणित कहते हैं, वेक्टर मैथमेटिक्स कहते हैं। वो हम पढ़ेंगे आराम से, जस्ट इसके आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें चीजें पता लग जाएंगी। तो सदिश राशियों का जोड़ और घटाना ज्यामिति विधि या फिर एक विशेष विधि से किया जाता है, जिसको वेक्टर गणित कहते हैं। सामान्य गणित का नियम इसमें नहीं चलता है। इस सदिश राशि में कई बार क्या होता है कि 2 न्यूटन बल और 2 न्यूटन बल मिला के 0 हो जाता है, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मिला के 0 हो जाता है। कई बार 2 न्यूटन और 2 न्यूटन मिला के 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा या फिर 4 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य गणित में तो 4 होता है और 2 और 2 जोड़ने पे हमेशा 4 आता है, लेकिन मैंने कहा 2 और 2 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। किसमें? वेक्टर में। इसीलिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है, तो अलग गणितीय विधि की इसमें जरूरत पड़ती है। साथ ही एक चीज और है इसमें कि वेक्टर को जब भी आप दिखाते हैं, सदिश को जब भी आप दिखाते हैं, तो उसके प्रतीक के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, एक तीर लगा देते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि वो राशि सदिश राशि है। अगर आप तीर नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सदिश। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आपने एरो नहीं लगाया तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है और फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बल दिखा रहे हो तो अब 9th में तो माफ कर दिया था मैंने, 10th में माफ कर दिया, मैंने कहा छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब माफ नहीं किया जाएगा। 11वीं 12वीं में अगर वेक्टर क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसके ऊपर एक एरो आपको लगाना पड़ेगा। एरो नहीं है तो वो स्केलर मान लिया जाएगा और किसी वेक्टर के ऊपर अगर नहीं लगाया तो वो स्केलर हो जाएगा, और अगर वो स्केलर है ही नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको लगाना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, ये रासायनिक को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। आई रिक्वेस्टेड यू वन थिंग मोर, एक और चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि 11th में बहुत ज्यादा हिंदी में पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज हिंदी रहेगा, लेकिन जैसे परिमाण है अब उसको मैं मैग्नीट्यूड ही कहूंगा, जैसे दिशा है मैं उसको डायरेक्शन ही कहूंगा। मैं थोड़ा उसमें मतलब मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता है वो शुद्ध हिंदी लेके आने में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश, और कोई भी पढ़ेगा तो इंग्लिश में, और आप एग्जाम में भी अगर कुछ इंग्लिश के वर्डिंग्स लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 11th और 12th के बोर्ड के एग्जाम में चलता है। ठीक है, आप लिख सकते हो। और वैसे भी नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें सब एप्लीकेबल हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश वाले थोड़ी बहुत हिंदी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉपर चीज लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इंग्लिश को साथ में लेके चलो। आपने देखा मैंने हेडिंग डाला, इंग्लिश लिखा, ये हेडिंग इंग्लिश लिखा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट था, मैंने इंग्लिश लिखा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था, डायरेक्शन कहाँ गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, मैंने डायरेक्शन लिखा। तो इसलिए आप थोड़ा सा मतलब बड़े हो जाइए, थोड़ा सा सीख जाइए, और इतना ही आसान होता है अगर पढ़ना, तो सभी लोग पढ़ के कुछ ना कुछ कर लेते। बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनना या फिर जिंदगी में पढ़ के कुछ करना इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इसी क्लास में देख लो अब तक बहुत सारे लोग थक गए होंगे, बोर हुए होंगे, और फिर इसका आप समझ लो कि अगर आप आधे घंटे 40 मिनट में बोर हो गए हो तो आप जिंदगी में फिर आगे 5 घंटे 6 घंटे कैसे पढ़ाई करोगे और लाइफ में आप कुछ कैसे अचीव कर पाओगे। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो भाई करना पड़ेगा, सीधी बात है। तो सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी यहां तक हो गया था। इसमें एग्जांपल में क्या है, स्थिति जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र आदि, ये लोग एग्जांपल है। सदिश राशि ज्यामिति विधि से जुड़ी जाती है, साधारण गणित के नियमों का पालन नहीं करती, बता दिया मैंने। और देखो स्टार लगा के मैंने क्या लिखा है, सदिश राशियों को उनके प्रतीक के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे त्वरण है, सपोज दैट उसको ए से दिखाते हैं एक्सेलरेशन को, लेकिन सदिश राशि है तो इसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए। जैसे बल है, बल एक सदिश राशि है तो बल के ऊपर आपको तीर लगाना पड़ेगा, ये क्या होगा, वेक्टर एफ, यानी कि बल के ऊपर आपको तीर लगाना पड़ेगा। जैसे कि संवेग मोमेंटम टी से दिखाते थे, लेकिन सदिश राशि है तो पी के ऊपर एक तीर लगाना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, समझ रहे हो? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दिखाते हैं, इसके ऊपर एक तीर लगाना पड़ेगा। क्या पढ़ोगे इसको? अगेन, आई रिपीट अगेन, दिखेगा ये वेक्टर ए, वेक्टर एफ, वेक्टर पी, वेक्टर ई, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, टाइम लग रहा है, लेकिन चूंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बतानी भी पड़ रही हैं तो समय तो लगेगा, टाइम देना पड़ेगा भाई। ठीक है, वेक्टर ई। ओके, जैसे कि वेग हो गया, वेग वेलोसिटी, तो वेक्टर वी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, आर, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसको दिखाने का ये एक अलग मेथड है, एक अलग तरीका है, तो अलग से दिखाना पड़ेगा। और इसका जोड़ घटाना बड़ा भाई एक अलग मेथड से होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट से वहां पे नीचे कमेंट में लिखिएगा कि समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। जल्दी से लिखिए, जल्दी से फटाफट से। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं? अभी आपको नोट्स मिल जाएगा, मैं स्क्रीन खाली कर दूंगा, आप अपना वहां पे फोन में स्क्रीनशॉट ले लेना और बराबर नोट्स वहां पे कॉपी पे बनाना, बराबर इसको तैयार करना। ठीक है, बराबर इसको लिखना। तो जल्दी से आप वहां पे कमेंट में कर दो, मैं कमेंट देख लूंगा कि वहां पे कितने लोग कह रहे हैं कि समझ में आ गया, कितने लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आया। ठीक है, और मैंने जो कहा वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेक्टर लगाना ही लगाना है। स्केलर पे अगर आप तीर लगा देते हो तो गलत करते हो। ठीक है, नहीं लगाना है। बड़े हो गए इतना आपको करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, बाद में भी आप रिपीट में भी ये वीडियो देख सकते हो, डोंट वरी। अभी जब ये क्लास खत्म होगी इसके बाद ये यूट्यूब पे अपलोड ही हो जाएगा पूरा का पूरा। आप आराम से घर बैठे दोबारा इसको देखना, एक और बार देखना, जितनी बार देखना जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आपको ऐसे ही प्रॉपर नोट्स हर बार मिल जाया करेगा। अगर वैसे अलग से कोई नोट्स देना होगा जो वैसे ही लिखना होगा, या फिर मैं कहीं से एक्स्ट्रा लिखा हुआ नोट्स लेके आता हूं, कुछ भी आपको फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप बताइएगा। और इसके बाद अभी फिलहाल चूंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया है तो आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे लगता है। यहाँ पे इस चीज को होल्ड करते हैं, पर अब इन चीजों को आप, ये भी मैंने कक्षा 9 में थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डीप में गया हल्का सा आगे। अच्छा, सदिश राशियों में जैसे वेक्टर, आप ए को ले लो, आप ए को ले लो ना, ए को ले लो, आप त्वरण को ले लो। त्वरण को देखो दिशा बताने की जरूरत है। आप कहते हो कि किसी गाड़ी का त्वरण, मैंने कहा जैसे मैं सपोज दैट कार से जा रहा हूं, कार से जा रहा हूं, यहाँ पे कार है, ये कार है। अब मैंने कहा इस कार का त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब ये नहीं पता लगेगा स्टूडेंट्स कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गाड़ी, ये कार इधर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी स्पीड इधर बढ़ रही है, कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो इधर की तरफ टर्न हो गई, कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो इधर की तरफ टर्न हो गई, इधर भी जा सकती है। अब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने बताया, लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये कहां जा रही है। तो डायरेक्शन बताना यहाँ पे जरूरी है कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट में, सपोज दैट अगर ये ईस्ट है, सपोज दैट मान लो ये ईस्ट है, तो गाड़ी इधर जा रही है। क्लियर हो गया कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इतनी स्पीड बढ़ रही है और वो इधर की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, जो बच्चे लोकल हैं, यहाँ पे लोकल हैं, उनको थोड़ा समय 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट और दे दो, सदिश राशि को और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट कि मान लो कि यहाँ पे जैसे सपोज दैट आपका फोन आता है और आपने फोन किया, आपने पूछा सर कहाँ है, मैं गाड़ी पे हूं, गाड़ी मेरी चल रही है, फिलहाल गाड़ी चल रही है, और मैंने कहा बेटा मैं गोला बाजार में हूं। तो आपने कहा सर गाड़ी पे है, मैंने कहा हाँ गाड़ी पे है, और मैंने कहा बेटा मैं, अब देखो तुमने ये पूछा कि सर आपके गाड़ी की स्पीड कितनी है, मैंने कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तुमने कहा ठीक है, लेकिन तुमने पूछा सर आपके गाड़ी का वेग कितना है, मैंने कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने गलत कहा, वेग एक सदिश राशि है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में। अगर गोला बाजार से कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये आपको पता है उसकी वेलोसिटी, लेकिन उसका वेग का डायरेक्शन नहीं पता है, तो आप ये नहीं जज कर सकते हो कि गोला से वो कौड़ीराम जा रहा है, कि गोला से वो बड़हलगंज जा रहा है, कि गोला से वो उरुआ बाजार जा रहा है, कि गोला से वो गोला मार्केट की तरफ जा रहा है। चारों तरफ रास्ता है, पर ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि भाई ये यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है, सपोज दैट ये रूट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब उसने आपको 40 बता दिया, लेकिन अपना डायरेक्शन नहीं बताया, तो तुम कंफ्यूज हो कि इसी रोड पे वो पता नहीं बड़हलगंज की तरफ जा रहा है, कि बड़हलगंज से गोला आ रहा है, कि वहां से कौड़ीराम जा रहा था, कि किधर, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वेग अगर आपको बताना है विद डायरेक्शन बताना पड़ेगा, उससे क्या होगा अगले को 110% क्लियर हो जाएगा कि किधर जा रहा है। ठीक है, बिना डायरेक्शन के वेग बताना गलत है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, गलत है। एक्सेलरेशन का मैंने एग्जांपल दिखा दिया मैंने इसका, जैसे संवेग है, संवेग का भी जिधर वेग होता है उधर ही संवेग होता है। जैसे कि
अगर एक पत्थर है ऐसे आ रहा है बहुत तेजी से, ऐसे बहुत तेजी से आ रहा है, तो अब यहां से पत्थर, ये वाला चीज ये मैंने दिखा दिया, ये मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया, इसका संवेग आपको पता लग गया कि जिधर वेग है उधर ही होता, तो आपको पता लग गया इसका संवेग इधर होगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं बताता, मैं कहता बस पत्थर मोशन में है, मैं ये नहीं कहता कि इधर है कि इधर से इधर है, तो आप कंफ्यूज रहते कि पत्थर सरने का मोशन में तो है, लेकिन किधर है, वो यहां से यहां जा रहा है कि यहां से यहां आ रहा है, पता नहीं लग पा रहा है। तो कुछ एक ऐसी चीजें, मैं कह रहा हूं बेस्ट एग्जांपल वैसे फोर्स है, बल है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं भी समझ में आए तो आप घबराओ नहीं, धीरे धीरे इमेजिनरी आप हो जाओ, आप इमेजिनेशन करने लगोगे, धीरे धीरे आप उस लायक हो जाओगे। समझना तो पड़ेगा, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल बल ही है। जैसे कि बल का मैंने कह दिया कि मैंने इस दीवार पे 10 न्यूटन का बल लगाया, तो यहां से यहां लगाया, इधर की तरफ कि उधर से इधर आया, कि ऊपर से नीचे, कि नीचे से ऊपर, कि उधर से इधर, इधर से। कंफ्यूजन है, हजार कंफ्यूजन है, तो बताना पड़ेगा 10 न्यूटन ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो तिरछा भी लगा रहा होगा तो वो दो दिशाओं के बीच का बता देगा कि मैंने इतने डिग्री पे एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे लगाया, वाई एक्सिस से इतने, बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बता देगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए सदिश राशियों का ये सब जो प्रॉपर्टी था मैंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और उम्मीद भी करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए क्लास में, और इसी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। सदिश और अदिश राशि हमने अच्छे से जान लिया है, अब हम आगे कल की क्लास में सदिशों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर सदिश का जोड़ पढ़ेंगे, फिर घटाना पढ़ेंगे, फिर पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, स्थिति वेक्टर वो क्या होता है, कुछ नया है, और ऐसे धीरे धीरे हम अपने यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम 50 लोग ऑनलाइन आया करो, लाइव 50 लोग आया करो, एक साथ पढ़ने, एक साथ आपस में बात करेंगे, किसको क्या समझ में आया, किसको क्या समझ में नहीं आया वो बात करेंगे, और मेरी स्पीड तेज है कि स्लो है वो बात करेंगे, मेरी क्लास में कुछ कमियां हैं वो बात करेंगे, या कमियां नहीं है, आपको बहुत मजा आ रहा है वो बात करेंगे। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम बच्चे जो भी खास करके जो थोड़े से पुअर फैमिलीज से हैं, ठीक है, पुअर फैमिलीज से जिनके पास पैसा नहीं हो पा रहा है, 500-600 ट्यूशन का नहीं भर पाएंगे, और तमाम दिक्कतें हैं, पर फिर भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, पढ़ना, और वैसे भी कोविड में भी कोई पढ़ा नहीं रहा, तो फिलहाल के लिए अब आगे की तो मैं आपके, देखो मेरा तो इंटरेस्ट है पढ़ाना, मुझे तो बड़ा मजा आएगा, मैं कभी भी टाइम निकाल के पढ़ा लूंगा, 1 घंटे कुछ भी करता रहूंगा, कोई नौकरी, कोई जॉब, अपने हिसाब से कुछ भी बिजनेस, कुछ भी करूंगा, मैं टाइम निकाल के पढ़ा लूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन तुम टाइम निकाल के पढ़ोगे कि नहीं, जब मैं देखूंगा कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, 50-100 लोग इस चैनल पे जुड़ गए हैं, लोग मुझ पे भरोसा करने लगे हैं, मेरे से उम्मीद करने लगे हैं, तब मैं उस उम्मीद को पूरा करूंगा, उस भरोसे को कतई नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप जुड़ोगे ही नहीं, मैक्सिमम लोग कोशिश नहीं करोगे, या फिर आप कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं दिखाओगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो फिर भी मैं भी आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा। भाई देखो, मैं साफ बात कहता हूं, मैंने ये घुमा फिरा के बात, उल्टी सीधी बातें मुझे पसंद नहीं है, इससे मेरा कोई विशेष फायदा नहीं है, मेरी कोई कमाई नहीं होने वाली है, कुछ नहीं, बस हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने फेस किया है कि भाई थोड़ा सा विलेजर एरिया में बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पाता है, बच्चे चीजों को जान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भ्रमित रहते हैं, गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, और गलत संगत में चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही कम नॉलेज रहती है, आगे लाइफ में वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने माहौल देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों में बहुत ही बेहतरीन टैलेंट है, बहुत दिमाग है उनके पास, वो कर सकते हैं, खास करके बहुत, मतलब उनका माइंड लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिमाग को गलत जगह पे लगा रहे हैं, या फिर उनको कोई बता नहीं पा रहा, कोई मोटिवेट नहीं कर पा रहा, कोई समझा नहीं पा रहा, उनको जरूरत है। तो इसलिए मैं आप ही लोगों के लिए यहाँ पे हूं। तो आप मैक्सिमम जो भी बच्चे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी, पर मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, उनको चैनल पे ले आओ, सब्सक्राइब करो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, मिलजुल के पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।